जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष AIBE की परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोग शांति भंग करते हैं तो वे दोषी होंगे। किसके? ऑप्शन से देखते हैं। बलवा के, लूट के, दंगा के, कोई अपराध नहीं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोग शांति भंग करते हैं तो वे किसके दोषी होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि वे दंगा के दोषी होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो से संबंधित प्रावधान करती है? ठीक है, ऑप्शंस हैं धारा 63, धारा 64, धारा 67, उक्त में से कोई नहीं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का प्रावधान करती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका उत्तर देखते हैं। सी ऑप्शन, यानी कि धारा 67 में ऐसा प्रावधान है कि जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शंस देखते हैं। धारा 71, धारा 72, धारा 73, उक्त में से कोई नहीं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि धारा 73 में एकांत परिरोध का प्रावधान है। निम्न किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शंस हैं हत्या, चोरी, लूट या द्विविवाह। किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर है डी, यानी कि द्विविवाह में। अगला प्रश्न देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं 17 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000 या 14 नवंबर 2000। धारा 3 जो कि साक्ष्य अधिनियम की है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर देख लेते हैं इसका। ए ऑप्शन, यानी कि 17 अक्टूबर 2000 को धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सम्मिलन करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विषय हैं और सूची 2 में धाराएं हैं। दस्तावेज, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य। सामने है धारा 3, धारा 62, धारा 63, धारा 60। ये नीचे कूट दिए गए हैं, इनमें से चुनना है। एक बार फिर से ये दोनों सूचियों को आप देख लीजिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए खुद से। चलिए देख लेते हैं उत्तर इसका क्या है। बी ऑप्शन, यानी कि ए का 1
दस्तावेज धारा 3 में परिभाषित है। बी का 2 यानी कि प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 में है। सी का 3 द्वितीयक साक्ष्य धारा 63 में है और मौखिक साक्ष्य धारा 60 में है। तो ऑप्शन बी सही है, 1 2 3 4 यानी कि जिसके सामने जो है वो सही है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? धारा 53 का, धारा 114 का, धारा 53 या धारा 119? प्रश्न देख लेते हैं एक बार फिर से। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने। इसका उत्तर देख लेते हैं। ए ऑप्शन यानी कि धारा 53 क। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? ऑप्शन हैं धारा 108, धारा 106, धारा 104 या धारा 107? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। इस वीडियो को देखने के साथ ही कॉपी और पेन के साथ उसमें उत्तर देने का प्रयास करते रहना चाहिए। उत्तर देखते हैं इसका। डी यानी कि धारा 107 में जीवन की उपधारणा उपबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? ऑप्शंस हैं, वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही से संबंधित गवाह या न्यायालय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। ए ऑप्शन यानी कि वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? ऑप्शन है धारा 135, धारा 134, धारा 136 या धारा 132? इसका उत्तर देखते हैं। बी ऑप्शन यानी कि धारा 134। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? धारा 161 में, धारा 160 में, धारा 159 में या धारा 158 में? इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं। सी ऑप्शन यानी कि धारा 159 में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन हो सकता है मौखिक, लिखित, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में, उपर्युक्त सभी? मृत्युकालिक कथन हो सकता है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने।
देखते हैं उत्तर इसका डी, उपर्युक्त सभी। एक बात थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ऐसे प्रश्न जिसमें 3 ऑप्शन हो और नीचे चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो, उसमें इस बात की पर्याप्त संभावना रहती है कि वही ऑप्शन सही होगा। मतलब लगभग 70% मान लीजिए संभावना रहती है कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो रिस्क लिया जा सकता है। तो ये थे AIB की परीक्षा से संबंधित प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे। जय हिंद।